हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज। जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। अभी अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर सेशन कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, एंड लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक गाइस। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनईएफटी के बारे में, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एनईएफटी के बारे में, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में भी। सो इट इज़ वन ऑफ द मॉडर्न रेमिटेंस मेथड्स जिसके थ्रू फंड्स को हम लोग जो है वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं गाइस। अब एनईएफटी को एस्टेब्लिश किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इन 1990s। ठीक है, अब जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का नाम दिया गया भाई। 2005 के अंदर जब नेशन वाइड इसको यूज़ किया जाने लगा फॉर फंड ट्रांसफ़र, तो हम लोगों ने इसी को क्या बोल दिया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बोल दिया गाइस। ठीक है, अब अगर हम लोग लिमिट्स की बात करें तो देखिए, किसी भी तरह की मैक्सिमम या फिर मिनिमम लिमिट हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती एनईएफटी के केस में। हाउएवर, अगर आप लोग कैश बेस्ड रेमिटेंस करना चाहते हैं तो 50,000 रुपए की जो लिमिट है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है गाइज। अब ऐसे इंडिविजुअल जिनका बैंक अकाउंट नहीं भी है किसी बैंक में, जैसे मान लो पीएनबी बैंक के अंदर जो है वो राम नाम का एक कस्टमर चला जाता है और वो बोलता है मुझे जो है वो 50,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करनी है, सो इज इट फिजिबल, और वो बोल रहा है मुझे एनईएफटी के थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शन करनी है, सो बिल्कुल ये फिजिबल है गाइज। सो वॉक इन कस्टमर जिसका बैंक अकाउंट नहीं भी है वो भी 50,000 रुपए तक की जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकता है। अब यहाँ पे उस इंडिविजुअल राम के जो है वो एड्रेस, टेलीफोन और कुछ अदर डिटेल जो कलेक्ट किए जाएंगे बाय द बैंक। आफ्टर दैट इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जिसके थ्रू इंडिया और नेपाल के बीच में अगर फंड ट्रांसफ़र करना है, मतलब इंडिया से नेपाल फंड ट्रांसफ़र करना है या फिर नेपाल से इंडिया फंड ट्रांसफ़र करना है, दैट कैन बी डन यूजिंग इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम भी। अब यहाँ पे जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इन दीज एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स गाइस। ठीक है, एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स क्या हैं? दीज आर दी अकाउंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस इधर इन इंडियन बैंक अकाउंट्स, ठीक है, या फिर इन द फॉरेन बैंक्स इन इंडिया गाइज। अब ये जो फंड ट्रांसफर किए जाएंगे इस इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के अंदर, इट विल बी सब्जेक्ट टू फेमा, फेमा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी। अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एनईएफटी के अंदर 48 हाफ आर्ली बैचेज हर दिन बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल है जिसने 12/5 पे जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट डाली, अब यहाँ पे 12 बजे जो है वो पहला बैच चला गया है अभी, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बैच जाएगा वो 12:30 बजे जाएगा, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद जो है वो बैचेज के थ्रू जो ट्रांजैक्शन है उसको प्रोसेस करवाया जाता है। अब ये जो 12/5 के ऊपर ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई, इसको प्रोसेस किया जाएगा 12:30 वाले बैच के अंदर गाइस। ठीक है, जिस वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हर आधे आधे घंटे के 48 बैचेज जो है बनाए जाते हैं हर दिन भाई, जिस वजह से हम लोग 24/7 मैनर के अंदर 365 डेज एनईएफटी के थ्रू फंड्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर पाते हैं अभी। अब यहाँ पे जो फंड्स हैं दोज आर टू बी सेटल्ड विद इन 2 आवर्स भी। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 2 बिजनेस आवर्स के अंदर जो फंड्स हैं वो सेटल होने चाहिए भी। अगर फंड सेटल नहीं होते हैं विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम ड्यूरेशन, तो उस केस में फिर पेनल्टी इंटरेस्ट जो है वो बैंक के ऊपर लगाया जाएगा। और वो किस तरह से लगाया जाएगा गाइस? तो आरबीआई का जो आरएएफ एलएएफ रेपो रेट है, मतलब जैसे जो रेपो रेट मान लेते हैं कि 6.5% अगर रेपो रेट है तो उसमें 2% ऐड कर लेंगे, और 8% का जो पेनल्टी है वो लगाई जाएगी ऑन द पर्टिकुलर बैंक अगर किसी भी तरह का डिले हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे जो फंड्स है उसकी सेटलमेंट होती है यूजिंग सीबीएस। सीबीएस क्या है भाई?
कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसके थ्रू मल्टीपल ब्रांचेस मल्टीपल बैंक्स को आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश की जाती है। अब जो सेटलमेंट ऑफ फंड्स है दैट टेक्स प्लेस सेंट्रली एट मुंबई गाइस, तो मुंबई के अंदर सेंट्रलाइज्ड वे के अंदर जो फंड्स हैं उनको सेटल किया जाता है। अब यहाँ पे जो रेमिटेंस के मैसेजिंग की जाती है, मतलब फंड ट्रांसफर की जो मैसेजेस हैं उन मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए एसएफएमएस का यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। अब ये एसएफएमएस क्या है? एसएफएमएस इज स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्लोबली हम लोगों को स्विफ्ट सिस्टम देखने के लिए मिलता है गाइस, ठीक है। स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ग्लोबली अगर बैंक्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो स्विफ्ट सिस्टम का यूज किया जाता है, जबकि अगर मैसेजिंग के थ्रू इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक्स ने जो है वो कम्युनिकेट करना है मैसेजेस के थ्रू, तो वहां पे हम लोग एसएफएमएस का यूज करते हैं। अब जिसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बोल रहे हैं, दिस सिस्टम वाज इवॉल्व्ड बाय आईडीआरबीटी, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी। तो ये हम लोगों ने एनईएफटी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस फ्लो के बारे में और कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं इस एनईएफटी ट्रांजैक्शन के अंदर। अब देखिए, जब भी फंड्स ट्रांसफर किए जाएंगे यूजिंग एनईएफटी तो हम लोगों को 5 पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व भी। अब कौन कौन सी वो पार्टीज हैं? सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड दी बेनिफिशियरी ब्रांच गाइस, ठीक है। तो ये 5 पार्टीज हम लोगों को इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिलती हैं जब भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाती है यूजिंग एनईएफटी भी। अब किस तरह से जो वो हम लोगों को प्रोसेस देखने के लिए मिलता है एनईएफटी के अंदर, तो फंड्स को रिक्वेस्ट ट्रांसफर करने की जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट की जाती है, ओरिजिनेट होती है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ऑनलाइन या फिर एटीएम के थ्रू गाइस। आफ्टर दैट जो बैंक की जो ब्रांच है, जिस ब्रांच के ऊपर ये मैसेज आया है उस ब्रांच से इस मैसेज को जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा टू एनईएफटी सर्विस सेंटर, विच इज एक्चुअली अ पूलिंग सेंटर, जहां पे मल्टीपल ब्रांचेस की जो रिक्वेस्ट हैं उनको पूल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अब ये जो एनईएफटी सर्विस सेंटर है ये इसी मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है टू एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर गाइस। अब ये एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर जो है इसको ऑपरेट किया जाता है बाय नेशनल क्लियरिंग सेल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई भी, ठीक है। अब ये जो एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर है इसके ऊपर जब मैसेजेस पहुंचते हैं तो यहाँ पे उनकी जो सॉर्टिंग की जाती है, मतलब डेस्टिनेशन वाइज और बैंक वाइज जो मैसेजेस हैं उनको सॉर्ट किया जाएगा। जैसे अगर ट्रांजेक्शन होनी है तो भाई पीएनबी बैंक के लिए जो है वो कितनी ट्रांजेक्शन हैं, एसबीआई बैंक के लिए कितना अमाउंट जो ट्रांसफर होना है, पीएनबी बैंक के अंदर भी पर्टिकुलरली दिल्ली ब्रांच के लिए कितना अमाउंट ट्रांसफर होना है, मुंबई के लिए कितना जाना है। तो इस तरह से डेस्टिनेशन वाइज और बैंक वाइज जो ट्रांजेक्शन है उनको सॉर्ट किया जाता है। आफ्टर दैट जो डेस्टिनेशन बैंक है उसको एक इनवार्ड रेमिटेंस का मैसेज रिसीव होता है फ्रॉम द क्लियरिंग सेंटर, और जैसे ही ये मैसेज रिसीव होगा तो उसके बाद ये जो हमारा डेस्टिनेशन बैंक है इसके द्वारा बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर जो फंड्स हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा गाइस। सो दिस इज हाउ हम लोगों को जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है विद रिस्पेक्ट टू एनईएफटी भाई। आफ्टर दैट अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस एनईएफटी? सो देखिए, किसी भी तरह के फिजिकल चेक की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है भी, ठीक है। बेनिफिशरीज को बैंक जो है वो विजिट करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी एनईएफटी के यूज़ करके जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सिक्योर वे के अंदर ट्रांजैक्शन की जा सकती है। अब ये जो एनईएफटी है हम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि ये 24/7 365 डेज जो है अवेलेबल है ये सर्विस। अब जब भी अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू इमीडिएटली जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू द कस्टमर गाइस, ठीक है। आई होप दीज एडवांटेजेस आर क्वाइट क्लियर नाउ। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज बात की एनईएफटी के बारे में कि भाई एनईएफटी किस तरह से जो था वो इवॉल्व हुआ, इसके की फीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो है वो बात की कि भाई कौन कौन सी पार्टीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, किस तरह से जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है जब भी एनईएफटी का यूज़ करके फंड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड उसके बाद हम लोगों ने बात की एडवांटेजेस के बारे में कि क्या कुछ एडवांटेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की गाइस। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनईएफटी। योर स्टेटमेंट्स आर एनईएफटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन 1990 and was renamed NEFT in 2005. There is no minimum or maximum transaction limit in NEFT for regular account holders. For cash-based remittance by walk-in customers without a bank account, the maximum amount permitted is 50,000.
NEFT transactions are settled only during the bank hours on the working days. ठीक है, so which of the above statements are correct here? Options are 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 भी. So the right answer here will be option number A, because the fourth statement हमारी गलत हो जाती है यहाँ पे. तो जो NEFT के थ्रू ट्रांजेक्शन हैं those can be settled 24/7 और 365 डेज के लिए भी. ठीक है, सो नॉट ओनली ऑन दी बैंकिंग आवर्स ऑन दी वर्किंग डेज. सो स्टेटमेंट 4 हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NEFT सेटलमेंट प्रोसेस. कस्टमर्स कैन इनिशिएट NEFT ट्रांजेक्शन थ्रू ब्रांच, इंटरनेट बैंकिंग और ATM. The originating branch forwards the transaction to NEFT service center, that is a pooling center भी. NEFT clearing center is operated by National Clearing Cell of RBI at Mumbai. जो डेस्टिनेशन बैंक है that debits the beneficiary's account after receiving the inward remittance messages. So which of the above statements are correct here? Options are 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 by. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 only. तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है यहाँ पे, बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो डेस्टिनेशन बैंक है दैट डेबिट्स द बेनिफिशियरीज अकाउंट आफ्टर रिसीविंग, नहीं डेबिट्स नहीं भी क्रेडिट्स द बेनिफिशियरीज अकाउंट. सो स्टेटमेंट 4 इज द इनकरेक्ट वन. सो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ NEFT. सो NEFT operates through structured financial messaging system. Settlement of NEFT transactions take place centrally at Mumbai using CBS, that is a core banking solution. Beneficiaries must visit their bank branch to receive the credited amount. Credit information is generally provided through SMS or email. So which of the above statements are correct here? 1, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 by. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, because थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है. तो बेनिफिशियरी को ज़रूरी नहीं है कि बैंक की जो ब्रांच है उसको विजिट करना पड़े अगर वो जो अमाउंट है वो रिसीव करना चाहता है. ठीक है, ऑनलाइन भी जो ट्रांजेक्शन है वो की जा सकती हैं गाइस. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हेयर. सो ये हम लोगों ने NEFT के बारे में बात कर ली. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि JIB एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग एडुटेप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां विजिट करते ही आप लोगों को ये कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिल जाएगा. यहां जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है. अब जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे. जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2-day डेमो कोर्स फॉर जस्ट ₹1, जिसके थ्रू आप लोगों को मास्टर कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, विच इज़ लॉन्च्ड बाय द एड्यूटेप फॉर जस्ट 2 days, सो दैट आप लोगों को एक जो ओवरव्यू है वो मिल पाए कि किस तरह से जो कंटेंट है वो कवर किया जाता है एंड व्हाट आर द एडिशनल बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द कंटेंट इन दिस मास्टर कोर्स भी. आफ्टर दैट, और अगर आप लोग इस मास्टर कोर्स में जो है वो एनरोल करना चाहते हैं, कंप्लीट एक्सेस इसका चाहते हैं, तो यहीं पे JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं. एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा. आप लोग कंटेंट को रिवाइज अच्छे से कर पाएं, इसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे. आप लोग जो है कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं, उसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग JIB एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी. और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसका आप लोगों को एक्सेस चाहिए फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, सो INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के भी मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं. सो यू कैन एनरोल इन दीज मास्टर कोर्सेज एज वेल फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो सिंपली खुद को एनरोल कर लें इन लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर अप करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस इन जस्ट 120 आवर्स. रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को अच्छे से जो है वो रिवाइज कर पाएं, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं. और कंटेंट की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे से हो जाए, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी. ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, नाउ यू जस्ट नीड टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज
सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे मई 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, आप लोगों को उसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएं, इसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।